नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कुंडली में अभी तक हमने बहुत सारे राजयोगों का वर्णन किया है और कुंडली में होते भी हैं। हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई राजयोग होता है। उसके फलित होने की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं कि उसके जीवन में वो फलित होगा या नहीं होगा या किस प्रकार से फलित होगा। लेकिन कुंडली को समक्ष आते ही जो सर्वप्रथम कोई भी ज्योतिषाचार्य है वह उसमें सुख योग और राजयोग किस प्रकार से विश्लेषित करता है और जो सर्वदा घटित होते हैं। कुंडली की अच्छी स्थिति हम इन्हीं राजयोगों के आधार पर निर्धारित करते हैं और वह किस प्रकार से राजयोग बनते हैं। कुंडली में केंद्र यानी कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव यानी कि कुंडली का ये आपको कुंडली दिखाई गई है, मेष लगन की कुंडली है। तो इसमें केंद्र भाव, पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव यह केंद्र भाव होते हैं और इन पर जो नंबर लिखे हुए होते हैं यानी कि प्रथम भाव पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका जो राशि अधिपति है वो मंगल है और चतुर्थ भाव 4 नंबर लिखा हुआ है कर्क राशि तो इसका जो अधिपति है वह चंद्रमा है। और वहीं जो सप्तम है इस पर 7 नंबर लिखा हुआ है तुला राशि, इसका जो सप्तमाधिपति है वह शुक्र है और दसम भाव यानी कि मकर राशि इसका जो अधिपति है वह शनि है। तो ये हुए हमारे केंद्र और इन केंद्रों के अधिपति। हर किसी का जन्म लगन अलग अलग हो सकता है और यहाँ पर जो राशियां हैं वह अलग अलग हो सकती हैं। उन राशि के जो अधिपति होंगे वही उनके केंद्र अधिपति होंगे। और कुंडली में त्रिकोण कहते हैं हम प्रथम भाव, पांचवा भाव और नवम भाव को, यह त्रिकोण कहलाते हैं। यानी कि केंद्र और त्रिकोण यह किसी कुंडली की जान होती है। इन्हीं से निर्धारित करते हैं हम राजयोग, इसी से निर्धारित करते हैं हम कुंडली की मजबूती। त्रिकोणों में जो राशि स्थित होगी यानी कि यदि पंचम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है तो यह सिंह राशि हुई, इसके जो अधिपति हैं वह सूर्य हुए। और नवम भाव पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसके अधिपति धनु राशि के गुरु बृहस्पति हुए। भिन्न भिन्न कुंडलियों में यह राशि भिन्न भिन्न होती हैं और इनके अधिपति भी भिन्न भिन्न होते हैं। जो सर्वप्रथम राजयोग निर्धारित होता है, कुंडली की मजबूती निर्धारित होती है, वह होती है हमारी केंद्र और त्रिकोण का संबंध। केंद्र के अधिपति का और त्रिकोण के अधिपति का संबंध स्थापित होने मात्र से ही राजयोग का निर्माण हो जाता है और ये वाला जो राजयोग होता है वह बहुत सक्रिय होता है। हालांकि केंद्र भी अपने आप में एक राजयोग ही होता है। यदि किसी कुंडली में 4 केंद्र होते हैं, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, इसमें यदि कोई ग्रह अच्छी स्थिति में बैठता है तो वह पंच महापुरुष नाम के राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन इन केंद्र के अधिपतियों का संबंध त्रिकोण के अधिपतियों से हो जाए तब भी यह विशेष कारकत्व तुल्य राजयोग होता है, जिसे सुख योग भी कहते हैं, जिससे कुंडली की मजबूती पता पड़ती है और उनकी अंतर्दशा और महादशा में जो जातक होता है वह चरम ऊंचाई को प्राप्त करता है। हर क्षेत्र में वह सुख को ही भोगता है। तो आखिरकार केंद्र के अधिपति का और त्रिकोण के अधिपति का जो संबंध है वह 4 प्रकार से निर्धारित होता है, जिसमें से पहला है अन्योन्य राशि स्थित। इसका अर्थ होता है कि जब केंद्र का जो राशि है, केंद्र का जो अधिपति है वह किसी त्रिकोण में जो राशि है उसमें जाकर के बैठ जाए और त्रिकोण का अधिपति केंद्र में आकर के बैठ जाए, तब यह अन्योन्य राशि स्थित राजयोग बनता है, संबंध बनता है। और यह भी अपने आप में
बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग होता है। इन चारों का क्रम इस प्रकार है कि जो सबसे मजबूत राजयोग बनता है वह अन्योन्य राशिस्थ ही राजयोग बनाता है। उससे थोड़ा कम परस्पर दृष्टि संबंध वाला राजयोग बनता है और उससे थोड़ा कम अभ्यंतर दृष्टि संबंध वाला राजयोग बनता है और सबसे जो कम है वह है सहावस्थान संबंध। यह सबसे दुर्बल राजयोग बनाता है। यह सभी केंद्र अधिपति का संबंध त्रिकोण अधिपति से जब होता है यह राजयोग तभी निर्मित होता है। तो सबसे पहला है अन्योन्य राशि स्थित। इसको आप इस प्रकार से समझें, जैसे यहां पर जो ये लग्न है, यदि इसका जो स्वामी है मंगल, वह मंगल यहां पर ये जो पंचम भाव है इसका जो स्वामी है वह सूर्य है। यदि इसका स्वामी सूर्य लग्न में जाकर के बैठ जाए और इस लग्न का स्वामी पंचम भाव में जाकर के बैठ जाए यानी कि मंगल, तो इनका जो अन्योन्य राशि स्थापन हो गया, यानी कि जो ग्रह हैं वह आपस में राशि परिवर्तन कर गए। यानी कि जो प्रथम भाव का स्वामी है वह पंचम भाव यानी कि त्रिकोण भाव, पहले त्रिकोण भाव में जाकर के बैठ गया और पंचम भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाकर के बैठ गया, जिससे इनका राशि अंतर संबंध जो बना है यह सबसे अधिक कारक वाला राजयोग बना है और ऐसा राजयोग कुंडली को बहुत मजबूती प्रदान करता है और कुंडली में सर्वश्रेष्ठ राजयोग निर्माण करता है। हालांकि प्रथम भाव से, केंद्र में प्रथम भाव से जो मजबूत होता है वह होता है चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी से मजबूत होता है सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव से अधिक मजबूत का होता है दसम भाव का स्वामी। और वहीं त्रिकोण में सबसे दुर्बल होता है लग्न और उससे अधिक मजबूत होता है पंचम भाव और सबसे अधिक मजबूत होता है नवम भाव। तो यदि दसम भाव का जो अधिपति है वह किसी प्रकार से नवम भाव के अधिपति से संबंध बना ले तो वह कुंडली में सबसे अधिक बलवान वाला राजयोग बनता है। उसकी दशा अंतरदशा में जातक बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त करता है, यानी कि वह अपने भाव का 100% प्राप्त करता है, भाग्य का 100% प्राप्त करता है, अपने कर्म का 100% प्राप्त करता है। सबसे अधिक पावरफुल राजयोगों में उसकी गिनती होती है। पंच महापुरुष योगों से भी अधिक कार्य कभी कभी यह राजयोग देता है। यदि दसम भाव, यदि इसका जो स्वामी है शनि वह नवम भाव में जाकर के बैठ जाए और इसका स्वामी गुरु दसम भाव में जाकर के बैठ जाए तो यह कुंडली का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजयोग होगा और वह अन्योन्य राशि स्थित वाले संबंध में गिना जाएगा। अब बात आता है दूसरा परस्पर दृष्टि संबंध वाला राजयोग। वह इस प्रकार से है कि यदि यहां पर सूर्य है और यहां पर गुरु बृहस्पति जाकर के बैठ जाए तो गुरु का संबंध सूर्य पर है और सूर्य का संबंध गुरु पर है। केंद्र से केंद्र का भी संबंध यदि होता है तब भी वह राजयोग का ही निर्माण करता है, तब भी कुंडली बहुत अच्छी मजबूत होती है। तो यह होता है परस्पर दृष्टि संबंध स्थापित करने वाला राजयोग। यदि किसी प्रकार से लग्न में बैठा हुआ कोई ग्रह त्रिकोण में स्थित किसी ग्रह पर दृष्टि डाले, चाहे वो पंचम भाव में हो चाहे वो नवम भाव में हो, और लग्न में बैठा हुआ कोई भी ग्रह गुरु ही हो सकता है या राहु हो सकता है जो त्रिकोण पर अपनी दृष्टि डालता है, क्योंकि उसकी पंचम और नवम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि भी होती है। और इन्हीं त्रिकोणों में स्थित कोई ग्रह लग्न पर भी दृष्टि डाले तब कुंडली में परस्पर दृष्टि संबंध वाला राजयोग बनता है। यह दूसरे नंबर का कारक राजयोग है, यानी कि अन्योन्य राशि स्थित राजयोग से थोड़ा कम। इस प्रकार का
इस प्रकार के राजयोग वाला जातक भी सहिंसाओं वाली जिंदगी अपने जीवन में गुजारता है। फिर तीसरा जो संबंध आता है वह आता है अभ्यंतर दृष्टि संबंध, यानी कि कहीं से भी त्रिकोण, केंद्र के ग्रह की दृष्टि त्रिकोण पर या केंद्र के ग्रह की दृष्टि किसी केंद्रवर्ती ग्रह पर या त्रिकोण स्थित ग्रह की जो दृष्टि है वह केंद्र पर पड़ जाए, केंद्र के किसी ग्रह पर पड़ जाए। इसमें परस्पर दृष्टि संबंध वाला सूत्र नहीं है, उसमें यह जरूरी है कि दोनों ग्रहों की आपस में दृष्टि संबंध होना चाहिए। लेकिन अभ्यंतर दृष्टि संबंध में या अन्यतर दृष्टि संबंध में ऐसा नहीं है, किसी एक ग्रह की दृष्टि ही काफी है। मान करके चलिए कि यहां पर गुरु विराजमान है और यहां पर मंगल, तो गुरु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, लेकिन मंगल की कोई भी दृष्टि गुरु पर नहीं है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 और फिर अष्टम दृष्टि 5 6 7 8 यहीं पर रहेगी, और इसकी जो सप्तम दृष्टि है वह एकादश भाव पर। तो कहीं से भी गुरु पर दृष्टि नहीं है, लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि मंगल पर है, तो केवल एक दृष्टि प्राप्त हुई। तो यह भी अभ्यंतर दृष्टि संबंध में आता है, और यह तृतीय प्रकार का केंद्राधिपति और त्रिकोणाधिपति में संबंध स्थापित करता है और राजयोग का निर्माण करता है। इस प्रकार का राजयोग वाला जातक भी अपने जीवन में सुख ही भोगता है और कुंडली को मजबूत ही माना जाएगा। और इस संबंध की जो सबसे चतुर्थ संबंध है वह है सहावस्थान संबंध। यह इस राजयोग का सबसे दुर्बल संबंध होता है, हालांकि यह भी अपने आप में कारक ही होता है। यह संबंध बनता किस प्रकार से है? यह संबंध इस प्रकार से बनता है कि यदि लग्न का स्वामी है मंगल, क्योंकि यहां पर मेष राशि, मेष लग्न की कुंडली है, और त्रिकोण के स्वामी हैं सूर्य और गुरु बृहस्पति, तो यदि मंगल और गुरु बृहस्पति युति बनाकर के 12 भावों में कहीं पर भी जाकर के बैठ जाएं या केंद्र में जाकर के बैठ जाएं, तब ऐसी स्थिति में सहावस्थान नाम का संबंध स्थापित होता है। जैसे इसके स्वामी हुए मंगल, इसके स्वामी हुए गुरु, और गुरु और मंगल युति बनाकर के 10वें भाव में विराजमान है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से केंद्र का और त्रिकोण का संबंध स्थापित हो गया, और यह संबंध सहावस्थान संबंध कहलाता है, और यह केंद्र अधिपति का संबंध त्रिकोण अधिपति से बना रहा है, तो यह भी एक राजयोग बनता है, और यह चतुर्थ प्रकार के संबंध से बनने वाला राजयोग है, और यह संबंध सबसे दुर्बल संबंध होता है। लेकिन इनमें स्थित ग्रह यानी कि गुरु और मंगल जब जब अपनी महादशा और अंतरदशा में आएंगे, तो यह जातक को संपूर्ण फल प्रदान करेंगे, संपूर्ण फल प्रदाता बनेंगे, और जातक इनकी महादशा और अंतरदशा में अवश्य ही सुख को प्राप्त करेगा, अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो यह था केंद्र अधिपति का संबंध त्रिकोण अधिपति से होने पर बनने वाला राजयोग। अब इन राजयोगों की फल की जो तीव्रता है वह इन ग्रहों की अंश बल और ग्रहों की भाव में स्थिति के आधार पर देखा जाएगा। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में, ग्रह अच्छे अंश पर है, ग्रहों पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, या कहीं से भी इन ग्रह पर षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव या तृतीयेश और एकादशेश इनके स्वामियों की दृष्टि नहीं है या युत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का यदि राजयोग बना हुआ है और इन पर षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, एकादशेश और तृतीयेश की दृष्टि बनी हुई है, या ये युति बना करके बैठे हुए हैं इन ग्रहों के साथ में, तो इनके फल में न्यूनता आएगी, ह्रास होगा। इसलिए सबसे सटीक और सबसे शुद्ध और सबसे मजबूत स्थिति में कुंडली वही कहलाएगी जब
केंद्र और त्रिकोण के अधिपतियों का संबंध हो और उन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो। षष्टेश, अष्टमेश, द्वादशेश, तृतीयेश और एकादशेश किसी युत ना हो, उनकी दृष्टि ना हो, और अंश बल में भी अच्छी स्थिति में हो, तब कुंडली में फलित होता है 100% घटित होने वाला, 100% सुख प्रदान करने वाला राजयोग। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि केंद्रों में लगन का जो अधिपति है वह फल प्रदान करने में कमजोर होता है, और उससे जो अधिक मजबूती होती है वह चतुर्थ भाव के स्वामी में होती है, और उससे अधिक मजबूत स्थिति में सप्तमेश का मालिक होता है, और सबसे जो अधिक मजबूत वाला ग्रह जो होता है केंद्र का वह होता है दशमेश। तो सब केंद्र में सबसे जो मजबूत ग्रह हुआ वह हुआ हमारा दशमेश। दशमेश सबसे मजबूत होता है, इसीलिए रावण को दशानन नहीं कहा गया। दशानन का यही अर्थ है, 10 अपने आप में बहुत मजबूत अंक होता है। 10 से दहाई शुरू होती है, और त्रिकोणों में मजबूत उसी प्रकार से है कि पंचमेश से मजबूत होता है नवमेश। तो इसका मतलब केंद्रों में सबसे मजबूत हुआ दशमेश और त्रिकोणों में सबसे मजबूत हुआ नवमेश। यदि कुंडली में दशमेश और नवमेश अच्छी स्थिति में है और आपस में संबंध बना रहे हैं, उससे मजबूत कुंडली भूतो न भविष्यति, ऐसी हो ही नहीं सकती। वह इस युग का राजा होता है। तो सभी अपनी कुंडली में दशमेश और नवमेश को देखें, और यदि आप अपनी जीवन में सुख, यश और सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने दशमेश और नवमेश को मजबूत करिए। यदि आपका दशमेश और नवमेश मजबूत स्थिति में है, यदि वो नीच है तो उनकी नीचता को भंग करिए। यदि वो अस्त हैं तो उनका रत्न धारण करिए, उनकी वस्तुओं को ग्रहण करिए। और यदि दशमेश और नवमेश षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में हैं तब उनकी चीजों का दान करिए। तो दशमेश और नवमेश मजबूत होंगे तो आपका भाग्य से कर्म के उदय होगा। भाग्यहीन मनुष्य का कर्म क्या और कर्महीन का भाग्य क्या। भाग्य और कर्म जीवन की एक प्रकार से दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। यदि मनुष्य का भाग्य अच्छा है और कर्म भी अच्छा है तो मनुष्य क्या प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दशम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों का अंतर संबंध सर्वश्रेष्ठ राजयोग होता है। तो यह था राजयोगों में सबसे महत्वपूर्ण कुंडली का जो बल है वो हम किससे निर्धारित करते हैं, वो इसी से निर्धारित करते हैं। कुंडली के परिप्रेक्ष्य आते ही कुंडली का अगर बल जानना है तो उसके केंद्र के ग्रहों को देखिए। एक और सूत्र बताता चलूं जो महत्वपूर्ण है और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है कि यदि केंद्र के अधिपति शुभ ग्रह हैं तो वह कहीं पर भी जाकर के बैठे वह अशुभ ही फल प्रदान करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। और यदि केंद्र के जो अधिपति हैं वह पापक ग्रह हैं, सूर्य है, शनि है, मंगल है, और वह कहीं पर भी जाकर के बैठ जाए वह हमेशा शुभ ही फल प्रदान करेंगे। उनके पास बहुत अपने आप में एग्रेसिव नेचर होता है पापक जो ग्रह होते हैं। आप अपनी कुंडली में जैसे इसमें देखिए, इसमें जो लगन का स्वामी है मंगल पापक ग्रह है, कहीं पर भी जाकर के बैठे अच्छा फल प्रदान करेगा। यहां पर केंद्र चतुर्थ का जो मालिक है वह चंद्रमा है, वह जहां पर वह बैठेगा शुभता का हनन नहीं करेगा। और इसका जो सप्तमेश है शुक्र शुभ ग्रह है, वह जहां पर भी बैठेगा शुभता का ही हनन करेगा। और इसका जो दशमेश है वह शनि, एक तो दशमेश ऊपर से पापक ग्रह शनि कहीं पर भी जाकर के बैठ जाए उस भाव में इस प्रकार से उछाल लाएगा कि वह भाव ही उस जीवन का आधार होगा। इस मेष लगन की कुंडली का जो आधार है वह शनि है,
इसलिए यह जो जातक होगा, मेष लग्न के जो जातक होते हैं, वह अधिकतर न्याय की चीजों में, अपने सिद्धांतों की चीजों में, राजकाज की चीजों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनका जो समाज में जो सम्मान होता है वो इसलिए ही होता है। तो ये कुंडली जो है, ये ज्योतिष अपने आप में बहुत ही तार्किक शास्त्र है, जिसको बहुत ही बारीकी से समझा जाता है, बारीकी से विश्लेषित किया जाता है। तो यह है कुंडली के राजयोग। नमस्कार।